Hello friends, welcome back to my YouTube channel Unnati in Zoology. Today I will be discussing about the double strand DNA molecule of DNA. ठीक है? Today in this video I will be discussing about the double stranded model of DNA. So this video is very important for all the students of BSc first year, BSc second year, a little bit for MSc and for 12th क्लास. ओके, ये जो टॉपिक आज मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ, ये टॉपिक आपको बीएससी की क्लास में मिलता है, एमएससी में मिलता है और 12th क्लास के स्टैंडर्ड बुक्स में एनसीईआरटी बुक में भी ये टॉपिक गिवन है. ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में. डीएनए क्या होता है? एज यू ऑल नो, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ आवर सेल. हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, जो आपके हेरिडिटरी थिंग्स को कंट्रोल करता है, इवोल्यूशन में जो हेल्प करता है, जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में मूव ऑन करता है, वो है डीएनए. ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है जो हेरिडिटरी को कंट्रोल करता है, जो अपनी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को रखता है. इसे कहते हैं डीएनए एंड इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. तो आज हम इस वीडियो में डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले है ऑकरेंस. ऑकर मतलब रहता कहाँ है, यानी मिलता कहाँ है. ओके, तो देखिए डीएनए न्यूक्लियस के अंदर मिलता है एक, तो इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलता है. आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए मिलता है. इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है. प्रोकैरियोट साइटोप्लाज्म के अंदर भी डीएनए तो होता है, बट प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए नहीं होता, बट न्यूक्लियस के विदाउट ऐसे ही साइटोप्लाज्म में ही बिखरा हुआ डीएनए होता है, जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं. ठीक है, इसके बाद फंक्शन देखिए, डीएनए का फंक्शन क्या है. डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल. डीएनए का एक ही काम है, ये जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, या फिर आप कह सकते हैं ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, अपनी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड इसको ट्रांसफर करता है नेक्स्ट जनरेशन में, फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर. अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की. ठीक है, डीएनए मोस्टली डबल स्ट्रैंड होता है. डबल स्ट्रैंड मतलब डीएनए के दो स्ट्रैंड्स होते हैं. जैसे आपने धागा देखा होगा, एक धागे के ऊपर एक और धागा, तो दो धागे मिलके ये स्ट्रैंड होता है, तो दो धागों को हम बोलते हैं डबल स्ट्रैंड. तो डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल. ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है. कभी कभी ये क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है. तो ये आपको इम्पॉर्टेंट है, लर्न रखना है कि किस में ये एक्सेप्शंस है. ओके, वैसे नॉर्मली सब में डबल स्ट्रैंड होता है, बट देयर आर एक्सेप्शंस विच हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है. तो ये आपको लर्न रखने हैं. 5x174 एंड M13. ठीक है, 5x174 एंड M13 से ऑर्गेनिजम्स हैं, ऐसे जंतु हैं जिनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है. और बाकी इसके अलावा हर सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है. सो आई होप आपको प्री इंफॉर्मेशन या फिर डीएनए का इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. अब हम मूव ऑन करते हैं डीएनए के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर या फिर डीएनए का कंपोजिशन पे. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट डीएनए, दैट इज अ डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ डीएनए. कि डीएनए का जो है ये मॉडल कैसा होता है, डीएनए दिखने में कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किससे बना है, कैसे बना है, क्या इसकी कंपोजिशन होती है, कहाँ से ये कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है. अगर हम देखें डीएनए को तो कैसा दिखेगा आपको, तो इसे हम कहते हैं डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ डीएनए. ठीक है, ये डबल स्ट्रैंड मॉडल ऑफ डीएनए को सबसे पहले स्टडी किया था वाटसन एंड क्रिक ने. ठीक है,
सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग दैट वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए के डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल को सबसे पहले बताया, सबसे पहले दिया। ठीक है, तो देखिए गिवन बाय वाटसन एंड एफएचसी क्रिक, डीएनए के डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल को किसने दिया? वाटसन एंड क्रिक ने दिया। इसीलिए इस मॉडल को जो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ इसे हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए भी कहते हैं। दिस क्वेश्चन like write about the DNA model of Watson and Crick or write about a double strand model of DNA। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन आता है in BSc also and in NEET exam also and in your 12th CBSE exam also। ठीक है, ये एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एनसीईआरटी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है कि डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल कैसा होता है, क्या होता है। देखिए गाइस, इफ यू आर ए साइंस स्टूडेंट एंड इफ यू आर थिंकिंग योर फ्यूचर इन साइंस, तो यू हैव टू ऑलवेज learn DNA molecule or you have to always go with molecular biology। molecular biology कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी अगर आप 12th में, बीएससी में, एमएससी में साइंस से लेकर पढ़ाई करते हैं। ठीक, तो इसलिए आपको ये समझ लेना है, आज ही समझ लेना है और इतने अच्छे से समझ लेना ताकि इन फ्यूचर इस टॉपिक में आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। एंड दिस इज अ बेसिक टॉपिक, नॉट अ वेरी बिग और नॉट ए कॉम्प्लेक्स टॉपिक, इजी है समझना। और इसमें सिर्फ हम ये बताने वाले हैं कि वाटसन एंड क्रिक ने क्या बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, जो अप्रूव्ड है, जो ये फाइनल हो गया है कि हाँ ऐसा ही कुछ डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो देखिए इस मॉडल में क्या कहा गया है। इस मॉडल के अंदर हमने यहाँ पे पॉइंट वाइज मैं आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। वाटसन एंड क्रिक ने अपने डीएनए मॉडल्स में कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उन्हीं पॉइंट्स को मैं यहाँ डिस्क्राइब करने वाली हूँ। देखिए डबल हेलिक्स मॉडल का या फिर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड मॉडल के जो वाटसन एंड क्रिक जी ने दिया था, इसके बारे में पहला पॉइंट है डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड कॉइल्ड फॉर्म स्ट्रक्चर। तो डीएनए क्या है? डबल स्ट्रैंड है पहला और कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, एक स्ट्रैंड और एक स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के, दोनों ही कॉइल्ड होते हैं। कॉइल्ड मतलब देखिए जैसे कि मैं कहूँ आपको कि कॉइल्ड मतलब या फिर डीएनए के डबल स्ट्रैंड का मतलब, देखिए ये है एक स्ट्रैंड डीएनए का, ये है दूसरा स्ट्रैंड, ये है दूसरा स्ट्रैंड डीएनए के। तो इस प्रकार से दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए के जो आपस में कॉइल्ड होते हैं, ऐसे कॉइल्ड होते हैं जैसे धागा होता है, जैसे हमारे बाल होते हैं, है ना, कॉइल्ड स्ट्रक्चर। जैसे मैगी रोल करके होती है ना, मैगी कॉइल्ड होती है, वैसे ही दोनों डीएनए के स्ट्रक्चर्स आपस में ऐसे 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 कॉइल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है कि डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड डीएनए इज ए कॉइल्ड स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल ऑफ ईच अदर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है? अगर एक स्ट्रैंड, जैसे देखिए इस पेन का कैप इधर है और इस पेन का कैप इधर है, ठीक है, देखिए इस पेन का कैप इधर है एंड इस पेन का कैप इधर है, तो ये एंटी पैरेलल नेचर है। अगर इसको ऐसे हम रखते हैं तो दीज आर पैरेलल, ओके, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन में हो रहा है सब कुछ। बट डीएनए के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता, एक स्ट्रैंड का मूवमेंट अगर इधर हो रहा होता है तो दूसरे स्ट्रैंड का पैरेलल मूवमेंट ऐसे होता है, तो ये दोनों ही एंटी पैरेलल होते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं एंटी पैरेलल। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं दोनों एंटी पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ एंटी पैरेलल कैसे होते हैं। एंटी पैरेलल मतलब डीएनए के एक एंड पर तो 5 एंड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो दोनों पेन्स मैंने लिए हुए हैं, यहाँ पे अगर इसका 5 एंड है तो ये इसका 5 एंड है, ओके, और ये इसका 3 एंड है। तो एक स्ट्रैंड के ऊपर एक एंड जो 5 एंड कहलाता है और एक एंड 3 एंड कहलाता है। इसी प्रकार ये इसका 5 एंड है एंड ये इसका 3 एंड है। अब मैंने इनको 5 एंड 3 नेम क्यों दिया? बिकॉज यहाँ पे 5th नंबर का कार्बन फ्री होता है फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करने के लिए, एंड यहाँ पर 3 नंबर का कार्बन नंबर फ्री होता है नेक्स्ट OH ग्रुप को ऐड करने के लिए। तो 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है एंड 3 एंड पर OH ग्रुप फ्री होता है। सेम यहाँ पर 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है एंड यहाँ पर OH ग्रुप फ्री होता है 3 एंड पर। सो यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग। एक स्ट्रैंड 5 to 3 होता है तो दूसरा भी 5 to 3 होता है, एंटी पैरेलल होते हैं। तो यानी कि यहाँ अगर 5 है तो इसके अपोजिट यहाँ पर 3 होगा, यहाँ अगर 5 है तो इसके अपोजिट यहाँ 3 होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। देखिए नेक्स्ट पॉइंट मूव ऑन करते हैं।
स्ट्रैंड्स और एंटी पैरेलल बता दिया मैंने आपको। उसके बाद 1 एंड इज 5 एंड, इसका एक एंड तो 5 एंड कहलाता है और दूसरा 3 एंड कहलाता है, ठीक है। 3 एंड पर शुगर का, शुगर कौन सी, अगर हम बात कर रहे हैं डीएनए की, देन वी विल यूज डीऑक्सीराइबोज शुगर। कौन सी शुगर हम यूज करते हैं, हम यूज करेंगे डीऑक्सीराइबोज शुगर, ठीक है। तो इसमें 5 एंड पर अगर मैं बात करूँ 3 एंड पर, तो 3 एंड पर शुगर का थर्ड कार्बन, ओके, शुगर का जब हम केमिस्ट्री में डायग्राम बनाएंगे तो शुगर का थर्ड कार्बन फ्री होता है, और कहाँ कौन फ्री होता है, उसका थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एंड एज यू ऑल नो हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब होता है OH ग्रुप, ओके, हाइड्रोक्सिल मतलब होता है OH ग्रुप। सो 3 एंड पर शुगर का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, एंड 5 एंड पर फॉस्फेट का फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, एंड फॉस्फेट ग्रुप को हम P लिखते हैं, ओके, PO4 होता है, वैसे तो ये PO4 माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे हम फॉस्फेट ग्रुप का P लेते हैं कि हाँ P मॉलिक्यूल जो है वो फ्री होता है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया था कि ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, दोनों एंटी पैरेलल में है, दिस इज 5 एंड दिस इज द 3 एंड, हियर दिस इज द 5 एंड दिस इज द 3 एंड। 5 एंड पर फॉस्फेट, 5 एंड पर फॉस्फेट का, ओके, फॉस्फेट का P फ्री होता है, सॉरी 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, नेक्स्ट कार्बन फ्री होता है नेक्स्ट फॉस्फेट को जोड़ने के लिए। 5 एंड पर फॉस्फेट ग्रुप अगला आके जुड़ जाएगा, इसलिए ये एंड फ्री होता है, एंड 3 एंड पर 3 कार्बन नंबर का थर्ड कार्बन का OH ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है और अगले को जोड़ने के लिए। इस प्रकार से अपने ये पॉइंट लिखा है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अगेन रिवाइज कर लेते हैं एक बार इस पेज के पॉइंट्स को, फिर हम नेक्स्ट पेज को मूव ऑन करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है, डीएनए डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, कॉइल्ड फॉर्म में होता है। दूसरा, स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं। तीसरा, 1 एंड तो 5 एंड कहलाता है, एंड द अदर एंड 3 एंड कहलाता है। 3 एंड पर शुगर का थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री होता है, एंड 5 एंड पर फॉस्फेट का P ग्रुप फ्री होता है, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मिडिल पार्ट कंपोज्ड ऑफ, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं, तो दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जगह, ओके, इन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो जगह होती है, ये जो जगह होती है, ये जगह फिल्ड होती है। मिडिल पार्ट इज कंपोज्ड ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, तो इनके मिडिल पार्ट में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। और ये जो जगह है इसे हम बैकबोन कहते हैं। तो ये जो बैकबोन होती है ये तो बनी होती है पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट से, यानी कि इस बैकबोन में, डीएनए की बैकबोन के अंदर पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप होता है, और दोनों के बीच में जो जगह होती है, इस बीच में जगह पर नाइट्रोजनस बेसेस भरे हुए होते हैं। एंड एज यू ऑल नो नाइट्रोजनस बेसेस क्या होते हैं, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं। We have 2 types of nitrogenous bases, purines and pyrimidines। प्यूरिन्स में आते हैं AG, ठीक है, A and G, एंड pyrimidines में आते हैं CUT, ठीक है, A for adenine, G for guanine, C for cytosine, T for thymine and U for uracil। यूरासिल ओनली आरएनए में होता है। अब हम डीएनए की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम यू यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज ओनली ATCG। A फॉर एडेनिन, T फॉर थायमिन, C फॉर साइटोसिन एंड G फॉर ग्वानिन। यानी कि मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया कि वाटसन के डबल हेलिक्स स्ट्रैंड में नेक्स्ट पॉइंट ये बताया गया है कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों स्ट्रैंड्स की बैकबोन तो पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट दोनों को मिला के बनती है। पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट दोनों को मिलके बनती है बैकबोन, और दोनों बैकबोन्स के बीच की जो जगह होती है यहाँ पर भरे होते हैं नाइट्रोजनस बेसेस। और नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं कौन से होते हैं, यहाँ पर हमारे पास प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन में हमारे पास एडेनिन एंड ग्वानिन होता है, एंड पिरिमिडिन में हमारे पास साइटोसिन एंड थायमिन होता है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट यही है, प्यूरिन ऑलवेज बॉन्ड्स विद द पिरिमिडिन। इस बॉन्डिंग में, जो ये दोनों के बीच में बॉन्डिंग होएगी, इन बॉन्डिंग के बीच में एक प्यूरिन के अल्टरनेट एक पिरिमिडिन पाया जाएगा, और एक पिरिमिडिन के अल्टरनेट एक प्यूरिन पाया जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स अल्टरनेट होंगे। अल्टरनेट मतलब प्यूरिन के ऑपोजिट पिरिमिडिन होगा एंड पिरिमिडिन के ऑपोजिट प्यूरिन होगा, बिकॉज अ प्यूरिन नेवर बॉन्ड्स विद अ प्यूरिन इन डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए के स्ट्रक्चर में प्यूरिन प्यूरिन से बॉन्ड नहीं करता एंड पिरिमिडिन पिरिमिडिन से बॉन्ड नहीं करता, ठीक है, दोनों आपस में बॉन्ड करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में बात की है, ए जो है वो बॉन्ड करता है टी के साथ, एंड सी जो है वो बॉन्ड करता है जी के साथ।
एडेनिन जो है वो डबल बॉन्ड, दिस आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पे ए जो है एडेनिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, एंड साइटोसिन जो है वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और आपको रिमेम्बराइज रखना है कि ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं एंड सी और जी के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ए और जी प्यूरिन है और टी और सी पिरिमिडिन है। ठीक है, ये आपको मेमोराइज रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, बैकबोन बनाने वाले फॉस्फेट ग्रुप एट इट बोथ एंड्स, जो फॉस्फेट ग्रुप बैकबोन में होते हैं वो अपने दोनों साइड में क्या होते हैं, डाई ईस्टर बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है, और दोनों के साइड में पेंटोज शुगर का डाई ईस्टर बॉन्ड बनता है, इसीलिए यानी कि जो बैकबोन है यहाँ पे एक फॉस्फेट या फिर एक शुगर दूसरी शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ती है फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से। किससे? फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ती है। देखिए, दो पेंटोज शुगर आपस में फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड से, जिसे हम पीडीबी बॉन्ड भी कहते हैं, पीडीबी फॉस्फोडाई ईस्टर बॉन्ड भी कहते हैं, इससे जुड़ी होती है दो पेंटोज शुगर्स। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डीएनए डबल हेलिक्स का डायमीटर, जैसे ये आपका स्ट्रक्चर बना है और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, कॉइल्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका डायमीटर बनेगा, यहाँ जो इसका डायमीटर बनेगा, ये डायमीटर होगा 20 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा देखिए, 20 एंगस्ट्रॉम होगा ये डायमीटर। और वन हेलिक्स जब ये टर्न करेगा, जब ये कॉइल करेगा, आपस में ऐसे घूमेंगे, तो जो ये कॉइलिंग होगा इनका, इन कॉइल में जो हेलिक्स बनेंगे, हेलिक्स मतलब लूप्स बनेंगे। ओके, एक एक जो कॉइल करके एक जो कॉइल स्ट्रक्चर बनेगी वो एक हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम की होगी। इस एक हेलिक्स का, जैसे ये आपने अगर कॉइल कराएंगे इसको अब, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 34 एंगस्ट्रॉम होगा। कितना होगा? 34 एंगस्ट्रॉम। और एक हेलिक्स के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हेलिक्स बनेगा। इस हेलिक्स में यहाँ पर कितने बेस पेयर्स होंगे? 10 बेस पेयर्स होंगे। कितने? नाइट्रोजन बेस पेयर्स कितने होंगे? 10। यहाँ से यहाँ तक 10 नाइट्रोजन बेस पेयर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 AT हो या 10 के 10 CG हो, या फिर आप कहें कि 50% ये हो 50% ये हो, ऐसा कुछ रेशियो नहीं होता है। बट यू कैन से द रेशियो विल बी ऑलवेज इक्वल टू 10 रेशियो होना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये अगर 8 है तो ये 2 होंगे, ये अगर 6 हैं तो ये 4 होंगे, ये अगर 5 है तो ये भी 5 होंगे, अगर ये 6 हैं तो ये 4 होंगे, यानी कि दोनों का रेशियो मिलके फाइनली 10 आना चाहिए। 10 बेस पेयर्स होंगे पूरे के पूरे, पर दोनों में से कौन कितना होगा ये डिपेंड करता है अलग अलग जीन सीक्वेंसिंग पर। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक है। फर्दर हम किसी और क्लास में, जब आप अगर कमेंट करके बोले मुझे कि हाँ नेक्स्ट टॉपिक आपको जानना है कि कैसे इनका सीक्वेंस होता है, तो आई विल गिव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट। ओके, अभी आपको इतना ही मेमोराइज रखना है कि बेस पेयर्स के बीच में जो हेलिक्स के बीच में जो जगह होती है, उस जगह में बेस पेयर्स एक हेलिक्स में 10 होते हैं। ठीक है, तो देखिए ये इसकी दूरी मैंने कितनी बताई, थोड़ी सी मैथ अब यहाँ पर आ जाती है। इसकी दूरी मैंने आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का मैंने डिस्टेंस बताया 34 एंगस्ट्रॉम, ये डिस्टेंस बताया मैंने 20 एंगस्ट्रॉम, एंड यहाँ से लेकर यहाँ तक बेस पेयर्स कितने हैं? 10 है, 10 बेस पेयर्स हैं। तो यू कैन कैलकुलेट दैट विद इन 2 बेस पेयर्स, एक बेस पेयर और एक बेस पेयर के बीच की दूरी होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये कैसे आया? ये 34 डिवाइड बाई 10 आया। 34 पूरे हैं, 34 डिस्टेंस में 10 बेस पेयर है, तो एक एक बेस पेयर के बीच में कितनी जगह हो गई? 34 एंगस्ट्रॉम, 3.4 एंगस्ट्रॉम हो गई। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, AG का रेशियो इक्वल होगा CNT के, यानी कि एडेनिन एंड ग्वानिन का। यू कैन से दैट प्यूरिन रेशियो इज इक्वल टू पिरिमिडिन रेशियो। जितने प्यूरिन होंगे उसका रेशियो पिरिमिडिन के बराबर 1 होगा ऑलवेज। दिस इज चारगाफ रूल। ये जो मैंने आपको एक लाइन बताई है ये चारगाफ रूल है। कौन सा है ये? इसी को हम चारगाफ रूल भी कहते हैं। ओके, चारगाफ एक साइंटिस्ट आए थे, चारगाफ इसको आप बोल सकते हैं, चारगाफ। ओके, चारगाफ रूल है ये। चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल ये कहता है प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन का रेशियो विल बी 1। ठीक है, प्यूरिन अपॉन पिरिमिडिन का रेशियो ऑलवेज 1 आएगा, ये कहता है चारगाफ रूल। तो ये चारगाफ रूल यहीं से निकल कर आया है, जो इन्होंने बताया था कि AG का रेशियो CT का रेशियो ऑलवेज 1 होगा। ओके, नेक्स्ट, एक स्पीसीज में प्यूरिन एंड पिरिमिडिन रेशियो इज ऑलवेज स्पेसिफिक। हर स्पीसीज में ये रेशियो स्पेसिफिक होता है, सबके अंदर ये फिक्स होता है। ठीक है, और ये जो सारे मैंने कैरेक्टर्स बनाए हैं आपको, बताए हैं आपको, ये सारे कैरेक्टर्स हैं BDNA के।
वी हैव टाइप्स ऑफ डीएनए ऑल्सो, हमारे पास टाइप्स ऑफ डीएनए भी होता है, जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, ठीक है। ऐसे करके ये जो मैंने सारे कैरेक्टर्स आपको बताए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स बी डीएनए के हैं, यानी कि हमारे सेल्स में जो पाया जाता है वो होता है बी डीएनए, ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वाटसन एंड क्रिक का डबल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। डीएनए का डबल स्ट्रैंड मॉडल जो वाटसन एंड क्रिक जी ने प्रपोज किया था, और इन्होंने अपने इसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे, और इसी अकॉर्डिंग डीएनए का स्ट्रैंड स्ट्रक्चर जो है वो बनाया जाता है, डीएनए का मॉडल जो है वो बनाया जाता है, और इन रियलिटी भी ऐसा ही होता है। सो गाइज, आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आया होगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से फ़ायदा मिले, और ऐसे ही मोर वीडियोज़ को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल उन्नति इन जूलॉजी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुमूल्य टाइम मुझे देने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, टेक केयर, बी अलर्ट एंड बी सेफ। थैंक यू सो मच गाइस।